नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा कथित रूप से नकदी बरामदगी को लेकर 25 पन्नों की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की। देश के मुख्य न्यायाधीश ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की। केंद्र ने 1 अप्रैल से प्याज निर्यात पर 20% शुल्क वापस लिया। भारत ने बोत्सवाना को बाढ़ से निपटने के लिए मानवीय सहायता भेजी। दक्षिणी गाजा में इजरायली हवाई हमले में हमास नेता सलाह अल बर्दाविल की मौत। भारत की प्रणति नायक ने फेडरेशन इंटरनेशनल डी जिम्नास्टिक विश्व कप में महिला वॉल्ट फाइनल में कांस्य पदक जीता। और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मौजूदा चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स को हराकर आईपीएल 2025 की शानदार शुरुआत की। समाचार प्रभात के साथ मैं निखिल कुमार। उच्चतम न्यायालय ने कल रात अपनी वेबसाइट पर दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के आवास पर कथित रूप से बड़ी मात्रा में नकदी मिलने की आंतरिक जांच रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय की जांच रिपोर्ट में आधिकारिक ब्यौरे के बारे में जानकारी शामिल थी। 25 पन्नों की जांच रिपोर्ट में 14 मार्च को होली की रात न्यायमूर्ति वर्मा के आवास पर आग बुझाने की वीडियो और फोटोग्राफ्स शामिल थे। रिपोर्ट में कहा गया कि नोटों के 4 से 5 अधजले ढेर मिले थे। रिपोर्ट के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यीय आंतरिक जांच समिति का गठन किया है। न्यायमूर्ति न्यायाधीश संजीव खन्ना ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को न्यायमूर्ति वर्मा को कोई भी न्यायिक कार्य नहीं सौंपने का भी निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति वर्मा ने अपने जवाब में कहा है कि उन्होंने या उनके परिवार के किसी भी सदस्य ने भंडार कक्ष में कोई नकदी नहीं रखी थी। उन्होंने कहा कि उनके आवास पर नकदी मिलने के आरोप उन्हें फंसाने और बदनाम करने की साजिश है। रिपोर्ट्स के अनुसार न्यायमूर्ति वर्मा के घर में आग लगने के बाद बेहिसाब नकदी बरामद हुई। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय की कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति वर्मा को इलाहाबाद उच्च न्यायालय वापस भेजने का फैसला किया। हालांकि शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की एक बैठक के दौरान इस बात पर सहमति बनी कि सिर्फ स्थानांतरण ही काफी नहीं होगा, आगे की कार्रवाई की भी आवश्यकता है। न्यायालय ने सर्वसम्मति से आंतरिक जांच की मंजूरी दे दी, जिसमें पहला कदम स्थानांतरण करना था। स्थानांतरण प्रक्रिया के संबंध में अभी सरकार की स्वीकृति की प्रतीक्षा है। समाचार कक्ष से जया भारती। केंद्रीय कोयला मंत्री और तेलंगाना प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने परिसीमन पर चेन्नई में विपक्षी दलों की बैठक को जनता में अनावश्यक भय का माहौल बनाने के उद्देश्य से एक आधारहीन राजनीतिक नाटक बताया है। श्री रेड्डी ने कहा कि केंद्र पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि परिसीमन की प्रक्रिया और नियमन को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। उन्होंने विपक्षी दलों पर भ्रष्टाचार से ध्यान हटाने के लिए भाजपा के बारे में गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया। निष्पक्ष परिसीमन पर पहली संयुक्त कार्रवाई समिति की बैठक कल चेन्नई में हुई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने इस बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र ने 1 अप्रैल से प्याज निर्यात पर 20% शुल्क वापस ले लिया है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार इससे किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित होगा और उपभोक्ताओं के लिए प्याज की उपलब्धता बनी रहेगी। मंत्रालय ने कहा कि रबी फसलों के अधिक उत्पादन की संभावना के बाद थोक और खुदरा कीमतों में कमी आई है। अनुमान के अनुसार रबी मौसम में प्याज सहित अन्य फसलों के अधिक उत्पादन से आने वाले महीनों में बाजार मूल्यों में और गिरावट आने की संभावना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए पंजीकरण की तिथि बढ़ा दी है। आवेदक ऑनलाइन आवेदन पत्र 24 मार्च तक जमा कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि भी 25 मार्च रात 11:50 तक कर दी गई है। आवेदक आधिकारिक वेबसाइट CUET.NTA.NIC.IN पर 26 से 28 मार्च के बीच आवेदन पत्र के विवरण में संशोधन कर सकते हैं। देश के विभिन्न शहरों और देश के बाहर 15 शहरों में कंप्यूटर आधारित CUET परीक्षा 8 मई और 1 जून के बीच आयोजित की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। खुजली झटपट दूर करे, वो है जालिम लोशन। वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। CP Grams, Centralized Public Grievance Redressal and Monitoring System। ये है हर भारतीय नागरिक की शिकायत पर
त्वरित कार्यवाही की गारंटी का पोर्टल सीपी ग्राम्स एक ऐसी विश्वसनीय प्रणाली जो प्रत्येक नागरिक को सशक्त बनाती है और सुशासन के हर स्तर पर अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करती है। सीपी ग्राम्स, संवेदनशील, असरदार, जवाबदेह। आज ही लॉग इन करें सीपी ग्राम्स। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने बोत्सवाना में आई बाढ़ की स्थिति को देखते हुए वहां मानवीय सहायता भेजी है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी जानकारी दी है। आवश्यक दवाओं, सर्जिकल आपूर्ति, मच्छरदानी और वाटर प्यूरिफायर सहित लगभग 10 टन सहायता की पहली खेप बोत्सवाना के लिए भेजी गई। इस बीच किरिबाती की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत करने के लिए वहां मानवीय सहायता भेजी गई है। गाजा के खान यूनिस में इजरायली हवाई हमले में हमास के राजनीतिक नेता सलाह अल बारदाविल की मौत हो गई है। हमास और फलस्तीनी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार दक्षिणी गाजा पट्टी में बारदाविल को निशाना बनाकर हमला किया गया था और इस हमले में उसकी पत्नी की भी मौत हो गई। इस बीच कल सुबह से विभिन्न क्षेत्रों में इजरायली हवाई हमलों में 32 फलस्तीनी मारे गए हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हमलों का उद्देश्य हमास पर बचे हुए बंधकों को रिहा करने के लिए दबाव डालना है। कई यूरोपीय देशों ने इस सप्ताह अमेरिका के लिए यात्रा संबंधी परामर्श जारी किए हैं, क्योंकि अमेरिका पहुंचने पर जर्मन नागरिकों सहित कई यूरोपीय देशों के नागरिकों को हिरासत में लिया गया है। जर्मनी के विदेश कार्यालय ने कहा कि वो जर्मन यात्रियों से जुड़ी हाल की घटनाओं को गंभीरता से ले रहा है। ऐसी घटनाओं को देखते हुए ब्रिटेन ने भी अपने नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श संशोधित किया है, जिसमें अमेरिकी आव्रजन कानूनों के लिए सख्ती से पालन करने की चेतावनी दी गई है। हिंदी के प्रसिद्ध कवि और लेखक विनोद कुमार शुक्ल को सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा। श्री शुक्ल पिछले 50 वर्षों से साहित्यिक कार्य में लगे हुए थे। उनका पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद वर्ष 1971 में प्रकाशित हुआ था। उनके उपन्यास नौकर की कमीज, खिलेगा तो दिखेंगे और दीवार में एक खिड़की हिंदी के सबसे बेहतरीन उपन्यासों में से माने जाते हैं। कृतज्ञ राष्ट्र देश के 3 महान स्वाधीनता सेनानियों शहीद आजम भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर को आज श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। तीनों वीर सपूतों को आज ही के दिन वर्ष 1931 में लाहौर के केंद्रीय कारागार में फांसी दे दी गई थी। इन तीनों क्रांतिकारियों को 17 दिसंबर 1928 को एक ब्रिटिश पुलिस अधिकारी को गोली मारने के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई थी। ब्रिटिश हुकूमत शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को निर्धारित तिथि से एक दिन पहले फांसी देने के बाद उनके शवों को गुप्त रूप से फिरोजपुर के हुसैनीवाला में सतलुज नदी के तट पर अंतिम संस्कार के लिए ले आई थी। हुसैनीवाला में एक राष्ट्रीय शहीद स्मारक उन 3 शहीदों की क्रांतिकारी भावना को दर्शाता है, जिन्होंने मातृभूमि भारत के लिए हंसते हंसते शहादत को गले लगाकर स्वतंत्रता की अमर ज्योति जलाई थी। आज लोग तीनों को श्रद्धांजलि देने के लिए इस स्थान पर आ रहे हैं। फिरोजपुर रेलवे डिवीजन ने भी फिरोजपुर कैंट से हुसैनीवाला तक जाने के लिए 6 विशेष शहीदी मेला रेलगाड़ियां शुरू की हैं। भगत सिंह जी ने एक बार कहा था, दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। और यही उन्होंने और उनके साथियों ने देश के लिए किया, जिसके लिए उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आज जम्मू के अभिनव थिएटर में तवी फिल्मोत्सव का उद्घाटन करेंगे। जम्मू कश्मीर सिने एसोसिएशन की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य फिल्म निर्माताओं, कलाकारों और रचनात्मक पेशेवरों को एक मंच प्रदान करना है, जहां वे अपनी प्रतिभा दिखा सकें। ये लघु फिल्म महोत्सव न केवल उभरती प्रतिभाओं का समर्थन करेगा, बल्कि सिनेमा के माध्यम से क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को भी बढ़ावा देगा। महोत्सव में बड़ी संख्या में प्रतिभागियों के शामिल होने की उम्मीद है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया आज लखनऊ से राष्ट्रव्यापी आंदोलन फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल में हिस्सा लेंगे। केंद्रीय मंत्री के साथ उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव भी उपस्थित रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। एशियाई खेलों के पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी किशोर जैना भी मुंबई के सुंदर रक्षा बीच पर कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। अब तक यह अभियान देश के 4200 स्थानों पर आयोजित किया जा चुका है। इसमें लगभग 2 लाख लोगों ने भाग लिया है। यह अभियान पूरे देश में वायु प्रदूषण का स्तर कम करने के लिए पर्यावरण के अनुकूल किए जा रहे प्रयासों को भी बढ़ावा देता है। फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने भारतीय साइकिलिंग महासंघ, माई बाइक्स और माई भारत के सहयोग से किया है। ऋतु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से राजेश मीना। और अब अन्य खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
तुर्की के अंताल्या में भारत की प्रणति नायक ने जिम्नास्टिक विश्व कप में महिला वॉल्ट स्पर्धा का कांस्य पदक जीत लिया है। प्रणति ने कल 13.417 का स्कोर बनाकर विश्व कप में अपना पहला पदक हासिल किया। अमेरिका की जैला हेंग ने स्वर्ण और अमेरिका की ही क्लेयर पीज ने रजत पदक जीता। इस बीच इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट के 18वें संस्करण की कल कोलकाता में रंगारंग शुरुआत हुई। इसमें सुप्रसिद्ध गायिका श्रेया घोषाल की मंत्रमुग्ध कर देने वाली आवाज, दिशा पाटनी का शानदार प्रदर्शन और करण औजला के सिग्नेचर स्वैग के साथ शाहरुख खान का करिश्मा भी दिखाई दिया। पहले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 7 विकेट से हरा दिया। बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का निर्णय लिया। अजिंक्य रहाणे की नाइट राइडर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 174 रन बनाए। जवाब में बेंगलुरु ने 17वें ओवर में केवल 3 विकेट खोकर विजय लक्ष्य हासिल कर लिया। हैदराबाद में आज दोपहर बाद 3:30 बजे सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। चेन्नई में दूसरे मुकाबले में शाम 7:30 बजे मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। अमेरिका के सिएटल में पहला भारतीय फिल्म महोत्सव शुरू हो गया है। यह महोत्सव 3 दिन चलेगा। म्यूजियम ऑफ पॉप कल्चर में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लेक्स फ्रिडमैन के साथ पॉडकास्ट के अंशों को प्रस्तुत किया गया है। इसमें प्रधानमंत्री के आइडिया ऑफ इंडिया का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। कार्यक्रम में अमेरिका की कांग्रेस सदस्य प्रमिला जयपाल, किंग काउंटी काउंसिल के सदस्य सारा पेरी और सिएटल पोर्ट कमिश्नर सैम चो सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार अगले 4 दिन तक अरुणाचल प्रदेश में गरज, बिजली और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के साथ ही हल्की वर्षा होने की संभावना है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल, केरल तथा माहे और लक्षद्वीप में भी इसी तरह के मौसम का अनुमान व्यक्त किया गया है। भारत का सकल घरेलू उत्पाद 10 वर्षों में 105% की वृद्धि के साथ दोगुना हो गया है। वर्ष 2015 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद $2,10,000 करोड़ था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर $4,30,000 करोड़ हो गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी। धन्यवाद निखिल। अखबारों ने आज अलग अलग समाचारों को प्रमुखता दी है। पंजाब केसरी, देशबंधु और दैनिक ट्रिब्यून ने राज्यों में परिसीमन के मुद्दे पर विपक्ष की बैठक को सुर्खी बनाया है। राष्ट्रीय सहारा और अमर उजाला के शब्द हैं, बैठक में 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों सहित 14 राज्यों के नेताओं ने भाग लिया। दैनिक जागरण की खबर है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से 20 विश्वविद्यालय फर्जी घोषित हुए, जिनमें से दिल्ली के 8 विश्वविद्यालय भी शामिल। दैनिक भास्कर के अनुसार देश में 1 साल में 5 लाख रुपए से अधिक कमाने वाले 2,41,00,000 से ज्यादा लोग बढ़े। वीर अर्जुन की सुर्खी है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के प्रतिनिधिमंडल ने इंफाल का दौरा किया। न्यायमूर्ति BR गवई ने विस्थापित लोगों से मुलाकात की। जनसत्ता और हिंदुस्तान की खबर है, केंद्रीय जांच ब्यूरो ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की। हत्या के कोई साक्ष्य नहीं, आत्महत्या का मामला। हरिभूमि के अनुसार HAL को अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी से मिलेगा जल्द ही F404 इंजन। राजस्थान पत्रिका की ये खबर ध्यान आकर्षित करती है। ट्रैफिक के शोर से परिंदे भी परेशान, बदल रहा है उनका व्यवहार। और नवभारत टाइम्स ने बेंगलुरु में आज से शुरू हो रहे महिला हॉकी कैंप का समाचार दिया है। 65 खिलाड़ी भाग लेंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा कथित रूप से नकदी बरामदगी को लेकर 25 पन्नों की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की। देश के मुख्य न्यायाधीश ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की। केंद्र ने 1 अप्रैल से प्याज निर्यात पर 20% शुल्क वापस लेने का निर्णय लिया। भारत ने बोत्सवाना को बाढ़ से निपटने के लिए मानवीय सहायता भेजी। दक्षिणी गाजा में इजरायली हवाई हमले में हमास नेता सलाह अल बर्दाविल की मौत। भारत की प्रणति नायक ने फेडरेशन इंटरनेशनल डी जिम्नास्टिक विश्व कप में महिला वॉल्ट फाइनल में कांस्य पदक जीता। और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मौजूदा चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स को हराकर IPL 2025 की शानदार शुरुआत की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।